हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एपिटैक्सिस। सो एपिटैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें देखने को मिलता है मोस्टली। ये जो प्रॉब्लम है किसी में देख सकते हैं हम लोग, लाइक चिल्ड्रन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एडल्ट में, या फिर ओल्डर पीपल में भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईएनटी का, जो एमएसएन या फिर एएचएन में आप लोग पढ़ेंगे, या फिर अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपीटैक्सिस। हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एपीटैक्सिस। तो ये क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एपीटैक्सिस रेफर्स टू नोज ब्लीड और हेमरेज फ्रॉम द नोज। तो नोज में किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग होगा या फिर हेमरेज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिस्टैक्सिस। फेयरली कॉमन एंड सी एंड इट इज सीन इन ऑल एज ग्रुप। तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, और ये हर एज ग्रुप में हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है नोज से। एंड इट्स मोस्टली कॉमनली ओरिजिनेटेड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल कैविटी। और ये मोस्ट कॉमन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मीन्स कहाँ से जो ब्लीडिंग है वो होता है? तो हमारा जो एंटीरियर पोर्शन है नेसल कैविटी का, एंटीरियर मीन्स जो हमारा फ्रंट का जो पोर्शन है, आगे का जो पोर्शन है, वहां से मोस्ट कॉमनली जो है ये ओरिजिनेट होता है, ये ब्लीडिंग नेसल कैविटी का, नोज का। डेफिनेशन क्या है? अ हेमरेज फ्रॉम द नोज रेफर्ड टू एज एपिस्टैक्सिस। सो hemorrhage यानी कि bleeding from the nose is called epistaxis. It is caused by the rupture of tiny distended vessel in the mucous membrane of any area of the nose. तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कॉज इसका क्या है? तो रप्चर हो जाता है, जो भी टिन्नी यानी स्मॉल स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे नोज के अंदर, नोज के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर, वो रप्चर हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है नोज से। तो मोस्टली जो ये एपिस्टैक्सिस है वो लिटिल्स एरिया एक नोज का होता है, लिटिल्स एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी ब्लैक फ्लैक्सिस भी बोलते हैं। इसमें 5 टाइप्स का आर्टरीज पाया जाता है। तो इन आर्टरीज में अगर किसी प्रकार का रप्चर होता है तो ये ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है। व्हाट इज लिटिल्स एरिया? लिटिल्स एरिया इज फाउंड ऑन द एंटीरियर नेसल सेप्टम and is an anastomosis of 5 arteries, that is anterior ethmoidal arteries, posterior ethmoidal arteries, saphenoplatine artery, greater platine artery, and the septal branch of superior labial artery। तो ये लिटिल्स एरिया क्या है? लिटिल्स एरिया को कॉमन टर्म में हम लोग समझेंगे, ये हमारे नाक का जो एंटीरियर पोर्शन है, मीन्स हमारे नोज का जो एंटीरियर आगे का जो हिस्सा है, इसमें इस आगे के हिस्से में 5 प्रकार का, मीन्स 5 टाइप्स का, 5 प्रकार का बोल सकते हैं आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। और वो आर्टरीज जो है जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को बोलते हैं हम लोग लिटिल्स एरिया। तो ये आर्टरीज का नेम जो है, लाइक एंटीरियर एथमोइडल आर्टरीज हो गए, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी हो गए, सिफनो प्लेटाइन आर्टरी हो गए, ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी हो गए, एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो इन सब आर्टरी से मिलकर के ये जो एरिया जो है ये बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल्स एरिया। ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं, लिटिल्स एरिया का इमेज है, जो हमारा एंटीरियर पोर्शन है नोज का, वहां पे ये मौजूद होता है, जिसमें जिसके चारों ओर से 5 टाइप्स के आर्टरीज जो है वो होते हैं। और एक जो है यहाँ पे सर्कल में आप देख सकते हैं कि एक लिटिल्स एरिया जो है वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिटिल्स एरिया जो है, एक मिनट, सेकेंड। ये जो है हमारा हो गया एंटेरियर एथमोइडल आर्टरीज। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया नोज का, जो हमारा आगे से जो दिख रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज नेसल कैविटी। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, सिफेनोपैलेटाइन आर्टरी,
और ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो 5 टाइप्स का ये आर्टरीज है और ये सारे आर्टरीज जो है आ करके एक जगह में मीट कर रहे हैं, इनका मीटिंग पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल्स एरिया। सो क्लासिफिकेशन, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स जो नोज से ब्लीडिंग होता है, जो भी हेमरेज होता है जिसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली इसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो मोस्टली जो ब्लीडिंग होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एंटेरियर एपिस्टैक्सिस होता है एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है। तो अगर ब्लीडिंग जो है वो ऑरिजिनेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल कैविटी, तो हम लोग बोलेंगे एंटेरियर एपिस्टैक्सिस, और अगर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल कैविटी से अगर ब्लीडिंग होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। सो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस क्या होता है, ये मोर कॉमन है, मतलब ज्यादातर जो नोज का जो ब्लीडिंग पाया जाता है वो एंटीरियर रीजन से ही ओरिजिनेट होता है, मोस्टली फॉर्म लिटिल्स एरिया और एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल। तो मोस्टली जो ये ब्लीडिंग है, जो हमारा लिटिल्स एरिया है जहाँ पे मोस्ट आर्टरीज जो है 5 टाइप्स का आर्टरी प्रेजेंट है वहां पे होता है, या फिर जो एंटीरियर पार्ट होता है नोज का आगे का जो हिस्सा है, उसका जो लेटरल जो नाक का जो साइड का जो हिस्सा है वहां पे ये ब्लीडिंग जो है वहां के आर्टरी में, टिनी आर्टरी में रप्चर होने पे ये ब्लीडिंग जो है वो होता है। मोस्टली जो है ये चिल्ड्रन में होता है और यंग एडल्ट्स में होता है, और मोस्टली ट्रॉमा इज द रीजन, और मोस्टली इसका होने का कारण क्या है, तो किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो सकता है, एंड यूजुअली माइल्ड कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाय लोकल प्रेशर और एंटीरियर पैक। और ये माइल्ड ब्लीडिंग होता है और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लोकल प्रेशर, लाइक नोज को पिंच करके, या फिर एंटीरियर पैक, गॉस का पैक हो गया, कॉटन पैड हो गया, ये सब अप्लाई करके हम लोग इसको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार के एंटीरियर एपिटैक्सिस के ब्लीडिंग को हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एपिस्टैक्सिस है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ये लेस कॉमन है, मतलब बहुत ही ये जो है पोस्टीरियर साइड का ब्लीडिंग जो है मोस्ट कम होता है, मोस्टली फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी। मोस्टली जो ये ब्लीडिंग है वो कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो होता है नेसल कैविटी का, यानी कि पीछे का जो हिस्सा है वहां पे ब्लीडिंग जो है मोस्टली होता है वहां के वेसल्स में। और ये आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ब्लीडिंग, यानी अचानक होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि अगर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है, बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है आर्टरीज में, हाइपरटेंशन है, तो ये ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है। ब्लीडिंग जो है वो काफी सीवियर होता है, रिक्वायर्ड, और इसमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है कभी कभी, और पोस्ट नेसल पैक जो है उसको मीन्स पोस्टीरियर नेसल पैक जो है उसको अप्लाई किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। सो एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस क्या है, तो जो एंटीरियर है वो मोर कॉमन है और जो पोस्टीरियर है अनकॉमन है, बट काफी सीरियस कंडीशन होता है क्योंकि ये ड्यू टू अदर डिजीज कंडीशन हो सकता है, लाइक हार्ट डिजीज है अगर किसी को, या फिर हाइपरटेंशन है, तो ये जो है होता है, और ये बहुत ज्यादा इसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज्ड होने का भी जरूरत पड़ता है अगर किसी को पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है तो। और एंटीरियर जो है कॉमन है और इसको हम लोग इजिली ट्रीट भी कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। सो कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस क्या क्या है, यानी कि किस कारण से एपिस्टैक्सिस हो सकता है, तो लोकल कॉज होता है। तो लोकल कॉज क्या क्या है, लाइक ड्राइनेस लीडिंग टू क्रस्ट फॉर्मेशन, ब्लीडिंग अकर्स विथ रिमूवल ऑफ क्रस्ट बाय नोज, पिकिंग, रबिंग और ब्लोइंग। तो मोस्टली ये जो ब्लीडिंग है वो गर्मियों के सीजन में ज्यादा होता है, लाइक जो समर सीजन होता है, समर का जो सीजन होता है, वेदर होता है, उसमें ये ज्यादा होता है क्योंकि नोज जो है हमारा ड्राई हो जाता है, ड्राई होता है, उसमें क्रस्ट फॉर्म होता है, और अगर हम लोग अपने फिंगर से उसको पिकिंग करेंगे, रबिंग करेंगे या ब्लोइंग करेंगे तो ये जो ब्लीडिंग है ये हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज जो है हमारा एंटीरियर वो रप्चर होगा और ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है, डायरेक्ट ब्लोज, लाइक किसी चीज से हम टकरा गए तो ये ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, लाइक वायरल राइनाइटिस, लाइक सर्दी जुकाम हो गया, नेसल डिप्थेरिया हो गया, एक्यूट साइनसाइटिस हो गया, साइनस में इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर डिप्थेरिया हो गया, फिर वायरल जो सर्दी जुकाम बोलते हैं हम लोग उसको, कॉमन भाषा में कॉमन कोल्ड, तो उसकी वजह से भी ये जो है हो सकता है ब्लीडिंग। फॉरेन बॉडीज लाइक नॉन लिविंग एनी नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी, अगर कोई फॉरेन बॉडी को हम लोग इनहेल कर गए नोज के थ्रू और
वो जा करके ब्लीडिंग जो है वो कॉज कर सकता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से हो सकता है, लाइक हाई एल्टीट्यूड सडन डिकम्प्रेशन, यानी कि हम लोग बहुत ऊंचाई पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे गए, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये जो है ब्लीडिंग जो है हो सकता है। और डेविएटेड नेसल सेप्टम की वजह से भी हो सकता है। डेविएटेड नेसल सेप्टम क्या होता है, हमारा जो नाक है, हमारा जो नोज है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बीच में बोन है, तो ये जो बोन है ये सीधा ना होके टेढ़ा मेढ़ा जो टेढ़ा फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेविएटेड नेसल सेप्टम, तो उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग जो है वो कभी कभी हो सकता है। सिस्टमेटिक कॉज जो है वो लेस कॉमन है, तो सिस्टमेटिक कॉज इडियोपैथिक हो सकता है, मतलब अननोन कॉज हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, अगर किसी को रीनल डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मींस ब्लड जो है जल्दी क्लॉट नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया हो गया जिसपे जो आरबीसी है वो बन ही नहीं पाता है, ल्यूकेमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, विटामिन के डेफिशिएंसी हो गया, तो इन सब चीजों में ये सब ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग को इंड्यूस करता है, डिसऑर्डर इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, क्लॉट जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता, तो इस सब ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जो है एपिस्टैक्सिस होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। लिवर डिजीज है, अगर किसी को लाइक हेपेटिक सिरोसिस है, या फिर ड्रग्स के यूज की वजह से भी हो सकता है, अगर एक्सेसिव यूज ऑफ सैलिसाइड एंड अदर एनाल्जेसिक एंटीकोगुलेट थेरेपी पे अगर पेशेंट है, तो उसको जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सब जो है कॉज काफी लेस कॉमन है, कम ही देखने को मिलता है ये सारे कॉज की वजह से ब्लीडिंग। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या है, तो हम लोग फर्स्ट जो है हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस, लॉस मेडिकेशन हिस्ट्री, साइड ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकरिंग एंड एनी नोन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन दी पेशेंट एंड फैमिली। तो हम लोग इसमें मोस्टली क्या पूछेंगे कि आपका ब्लड लॉस हुआ तो उसका अमाउंट क्या था, ड्यूरेशन क्या है, मतलब आपको कौन से सीजन में हो रहा है, लॉस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, कोई अगर मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, लाइक एंटीकोगुलेंट ड्रग वगैरह ले रहे हैं, तो उसका हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे। साइड ऑफ नोज वेयर, कौन से साइड से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, फैमिली में किसी को हिस्ट्री है या नहीं, ये सारी चीज जो हम लोग पूछेंगे। केयरफुल इंस्पेक्शन विथ नेसल स्पेकुलम टू डिटरमाइन साइट ऑफ ब्लीडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन विच साइट ऑफ ब्लीड फर्स्ट। तो हम लोग जो है उसके बाद क्या करेंगे, केयरफुली नेसल स्पेकुलम को हमारे जो भी पेशेंट आएगा हमारे पास उसके नोज में इंसर्ट करेंगे, और हम लोग विजुलाइज करेंगे कि ब्लीडिंग का साइट कहाँ है, क्योंकि अगर हम लोग को साइट पता चलेगा तभी तो हम लोग नेसल पैक वगैरह जो है अप्लाई कर पाएंगे अगर ब्लीडिंग होगा तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले केयरफुली इंस्पेक्ट करना होता है, देखना होता है कि ब्लीडिंग का साइट कहाँ है, बाय द हेल्प ऑफ नेसल स्पेकुलम। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टू एक्सक्लूड ब्लड डिस्केरियासिस एंड कोगुलोपैथी। तो अगर किसी को कोई कोगुलोपैथी वाला डिसऑर्डर है, मींस क्लॉट नहीं हो पा रहा है ब्लड, या फिर कोई ब्लड डिस्क्रियासिस है, ब्लड जो है वो बन नहीं पा रहा है बॉडी में, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहा है, ऐसे रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो उसको देखने के लिए हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, सो मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, स्पॉन्टेनियस तो ब्लीडिंग नहीं हुआ है, या फिर फिंगर पिकिंग से तो नहीं हुआ है, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग क्या है, कितना अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है, साइड ऑफ नोज वेयर ब्लीडिंग इज अकरिंग, कौन से साइड से ब्लीडिंग हो रहा है, एनी नोन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन दी पेशेंट और फैमिली, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ब्लीडिंग का, या फिर कहीं अदर भी ब्लीडिंग का कोई डिजीज तो नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ नॉन मेडिकल अलाइनमेंट, लाइक कोई नॉन मेडिकल कंडीशन तो नहीं है पेशेंट में, लाइक हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, ल्यूकेमिया तो नहीं है, मिट्रल वाल्व डिजीज, सिरोसिस, नेफ्राइटिस, ये सबका हिस्ट्री हम लोग लेंगे। और हिस्ट्री ऑफ ड्रग इंटेक्स लेंगे, लाइक पेशेंट जो है वो एनाल्जेसिक ले रहा है, या फिर कोई एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स एक्सेट्रा ले रहा है, ये सब जो है हम लोग हिस्ट्री में पूछेंगे बिफोर स्टार्टिंग दी एनी मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट एड इसमें हम लोग मोस्टली देते हैं। फर्स्ट एड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा लिटिल्स एरिया है, मीन्स हमारा जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज है उसको हम लोग पिंच करते हैं, पिंचिंग द नोज विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर एडल्ट अबाउट 5 मिनट्स कंप्रेशन ऑफ वेसल्स। तो हम लोग मोस्टली जो हमारा आगे का जो इंटीरियर पोर्शन है जहाँ पे लिटिल्स एरिया है, जहाँ पे 5 आर्टरीज प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पिंच करने के लिए बोलते हैं जब भी ब्लीडिंग हो, तो फिंगर से, थंब एंड इंडेक्स फिंगर से, यानी कि ये वाले फिंगर और थंब से, दोनों से हम लोग उसको बोलते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए एंटीरियर रीजन में।
और इसको हम लोग बोलते हैं 5 मिनट्स तक करने के लिए कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल, ताकि ब्लड वेसल जो है वो कंप्रेस हो जाए। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ट्रॉटर्स मेथड। तो ट्रॉटर्स मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट इज मेड टू सिट leaning a little forward over a basin to spit any blood। तो हम लोग इसमें पेशेंट को बोलेंगे कि बैठने के लिए, पेशेंट बैठेगा, उसके बाद हम लोग उसको लीनिंग लिटिल फॉरवर्ड मतलब उसको आगे की ओर बोलेंगे झुकने के लिए बेसिन की ओर, टू स्पिट एनी ब्लड, अगर कोई ब्लड है तो उसको वो ताकि स्पिट आउट करे, बाहर निकाल पाए, एंड ब्रीथ क्वाइटली फ्रॉम माउथ, और पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने माउथ से क्या करे, ब्रीथ करे। कोल्ड कंप्रेस शुड बी अप्लाइड टू नोज टू कॉज रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन, और पेशेंट को हम लोग जो है कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। कोल्ड कंप्रेशन से क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, मींस ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगा। सो पिंचिंग द नोज, तो हमें लीन फॉरवर्ड बोलना है और नोज को पिंच करने के लिए बोलना है। ट्रॉटर्स मेथड में हम लोग सिट मतलब बोलेंगे बैठने के लिए लीन फॉरवर्ड, ताकि जो भी ब्लीडिंग है वो बेसिन में गिरे, और पिंच करेंगे नॉस्ट्रिल को और ब्रीथ थ्रू माउथ, और पेशेंट को बोलेंगे माउथ के थ्रू ब्रीथ करने के लिए। एंटीरियर नेसल प्रेशर विथ जॉइंट टंग डिप्रेशर, अगर कोई टंग डिप्रेशर की हेल्प से भी हम लोग प्रेशर जो है एंटीरियर ब्लीडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे टंग डिप्रेशर को यूज करके प्रेशर अप्लाई किया गया है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज में, यानी कि आगे का जो नोज का हिस्सा है वहां पे किस तरीके से प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है फॉर मैनेजिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। इन फर्स्ट एड मेजर आर अनसक्सेसफुल, एडिशनल ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड। अगर फर्स्ट एड मेजर जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब फिर भी जो है ब्लीडिंग हो ही रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। लाइक इन एंटीरियर नोज ब्लीड द एरिया में बी ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर एंड जेल फॉर्म और बाय इलेक्ट्रोकॉटरी। अगर इंटीरियर ब्लीडिंग है तो उस एरिया में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को अप्लाई करते हैं, या फिर जेल फोम को अप्लाई करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी के हेल्प से इसको ट्रीट करते हैं। टॉपिकल वैसोकंस्ट्रिक्टर सच एज एड्रेनालिन और कोकीन 0.5% एंड फिनाइलेफ्रिन में भी प्रिस्क्राइब, और वैसोकंस्ट्रिक्शन जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं उसको हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। एड्रेनालिन हो गया, फिर कोकीन हो गया, वो सब को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। सिल्वर नाइट्रेट है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। जेल फॉर्म है, ये क्या होता है, जेल फोम जो होता है वो एब्जॉर्बेबल जेलाटिन स्पंज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बॉक्स में भी लिखा है एब्जॉर्बेबल जेलाटिन स्पंज। इसको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली प्रेशर अप्लाई करते हैं इसके थ्रू, जेल फॉर्म में होता है, नोज में हम लोग अप्लाई करते हैं, पैकिंग नेसल पैकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। कॉटन प्लेजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस कॉटन बॉल्स जो होता है उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इफ ब्लीडिंग इज अकरिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन, कॉटन प्लेजेस soaked in vasoconstricting solution may be inserted into the nose to reduce blood flow and improve the examiner's view of bleeding site। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, पोस्टीरियर रीजन से हो रहा है, तो जो डॉक्टर है वो कॉटन का जो बॉल होता है, छोटे छोटे बॉल्स को इंसर्ट करते हैं नोज में, जो कि मोस्टली वाइसोकंस्ट्रिक्टिंग ड्रग है उसमें डिप होता है, और उसको इंसर्ट करके विजुलाइज करते हैं नोज को कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, साइट कौन सा है, या फिर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उसको इंसर्ट किया जाता है एज अ नेसल पैक। कॉटन टेम्पून्स होता है, यानी कि कॉटन्स का जो है वो क्लोथ होता है जिसको भी इंसर्ट किया जाता है नोज में। Alternatively, a cotton tampon may be used to try to stop the bleeding. Suction may be used to remove excess blood and clots from the field of inspection। तो अगर ब्लीडिंग को जब इंस्पेक्ट करे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी ईएनटी के एक्सपर्ट होते हैं, वो कॉटन टेम्पोन्स को अप्लाई करते हैं नोज में, ताकि जो एरिया है वो सही से विजुलाइज हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है विजुलाइज, तो वो सक्शन करते हैं, जो भी एक्सेस ब्लड है उसको रिमूव करते हैं और जो एरिया है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है मैनेजमेंट का वो है इलेक्ट्रोकॉटरी। तो इलेक्ट्रोकॉटरी ये डिवाइस होता है जिसको आप मोस्टली देखेंगे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। इसको डॉक्टर जो है इसका जो फंक्शन होता है, ये कोगुलेट भी करता है, प्लस किसी भी आर्टरी को कट करता है।
कोगुलेट यानी कि ब्लड जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको कोगुलेट करता है, यानी ब्लीडिंग को क्लॉट फॉर्म में बदल देता है, ब्लड को क्लॉट फॉर्म में भी बदल देता है, और कोई भी आर्टरी को कट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो यूजफुल इन एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, अगर आगे के पोर्शन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, एंटीरियर नोज ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। द एरिया इज फर्स्ट एनेस्थेटाइज्ड and the bleeding point cauterized with a bead of silver nitrate or coagulated with electrocautery। तो इसको मोस्टली जो है जो ब्लीडिंग एरिया है उसको सिल्वर नाइट्रेट वहां पे अप्लाई किया जाता है या फिर कोगुलेटेड किया जाता है इलेक्ट्रोकॉट्री के हेल्प से, जहां भी ब्लीडिंग हो रहा है उस एरिया को। नेक्स्ट नेसल पैकिंग जो है वो डॉक्टर अप्लाई करते हैं। नेसल पैकिंग विथ बेनियोनेट फॉर्सेप एंड रिबन गॉज, तो रिबन टाइप का जो है गॉज पीस बना करके उसको सोक करके लेयर्स को पेट्रोलियम लाइक वैसलीन बोल सकते हैं, वैसलीन वगैरह में सोक करके गॉज को अप्लाई किया जाता है हमारे नेसल रीजन में। और ये जो किस फोर्सेप के थ्रू इसको अप्लाई किया जाता है, तो बायोनेट फोर्सेप के थ्रू अप्लाई किया जाता है। बायोनेट फोर्सेप जो है आसानी से हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं हमारे नोज में। इसका शेप जो है आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, तो इसलिए इसका नाम है बायोनेट फोर्सेप्स। When the origin of the bleeding cannot be identified, the nose may be packed with gauze soaked with petroleum jelly or antibiotic ऑनमेंट, यानी कि अगर डॉक्टर जो है कौन सा साइट है ब्लीडिंग का अगर उनको नहीं पता चलता है तो वो मोस्टली नोज को पैक कर देते हैं गॉज पीस के साथ, या फिर गॉज पीस को सोक करके पेट्रोलियम जेली में, वैसलीन पेट्रोलियम जेली में, या फिर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में। अ टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे एंड डीकंजेस्टेंट एजेंट में बी यूज्ड प्रायर टू इंसर्टिंग द गॉज पैकिंग। तो गॉज पैकिंग को इंसर्ट करने से पहले टॉपिकली एनेस्थेटिक एजेंट को स्प्रे किया जाता है ताकि पेशेंट को पेन जो है वो ना हो, और डिकंजेस्टेड एजेंट को यूज किया जाता है प्रायरली, मीन्स गॉज को इंसर्ट करने से पहले। डिकंजेस्टेड मीन्स पेशेंट जो है उसको छीके नहीं, बाहर नहीं निकाले, इसलिए डिकंजेस्टेड एजेंट को यूज किया जाता है। The packing may remain in place for 48 hours or up to 5 or 6 days if necessary to control bleeding। और ये जो पैकिंग है इसको डॉक्टर्स जो है 48 आवर्स तक के लिए छोड़ देते हैं, यानी 2 दिन से लेकर के 5 और 6 दिन तक इसको रहने देते हैं टू कंट्रोल दी ब्लीडिंग। एंटीबायोटिक्स में बी प्रिस्क्राइब बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द आइट्रोजेनिक साइनसाइटिस। तो इन्फेक्शन हो सकता है साइनस में, जो भी हमारा पैरानेसल साइनस है, बहुत सारे साइनस जो होते हैं वो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जिसको भी नेसल पैक लगाया जाता है उसको एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एंटीरियर नेसल पैकिंग। ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड और दिस साइट ऑफ ब्लीडिंग इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज, एंटीरियर पैकिंग इज डन। अगर साइट जो है हमें नहीं दिख रहा है तो लिक्विड पैराफिन गॉज को यूज करके, मीन्स जो गॉज जो है वो सॉफ्ट होता है लिक्विड पैराफिन में, उसको हम लोग यूज करते हैं इसमें। अबाउट 1 मीटर ऑफ गॉज 2.5 सेंटीमीटर वाइड इन एडल्ट एंड 12 मिलीमीटर इन चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच नेसल कैविटी। तो 1 मीटर गॉज जो है वो चाहिए होता है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो मोस्टली एडल्ट में लगता है, और 12 मिलीमीटर जो है एक चिल्ड्रन में, एक बच्चे में लगता है ईच नेसल कैविटी में। पैक कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर्स इफ ब्लीडिंग हैज स्टॉप, और अगर ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाता है तो 24 आवर्स के बाद इस पैक को डॉक्टर्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो एंटीरियर नेसल पैकिंग का आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोज का हमारा आगे का हिस्सा है वहां पे बायोनेट्स फोर्सेप को यूज करके ये जो गॉज पीस है उसको वैसलीन जेली, जो भी पैराफिन जेली होता है उसमें सोक करके अप्लाई कर देते हैं डॉक्टर, एंटीरियर रीजन को पूरे तरीके से पैक कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। पोस्टीरियर नेसल पैकिंग क्या है? सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट ब्लीडिंग पोस्टीरियरली इनटू द थ्रोट। तो जो पेशेंट थ्रोट से मीन्स हमारे गले से जो ब्लीडिंग आ रहा है, मीन्स मोस्टली ये ब्लीडिंग होता है, उनको ये अप्लाई किया जाता है। पोस्ट नेसल पैक इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय टाइंग 3 सिल्क टाइज टू अ पीस ऑफ गॉज रोल्ड इनटू द शेप ऑफ कोन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो गॉज पीस है उसको टाई किया जाता है
और एक कोन का शेप बना करके इंसर्ट किया जाता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द नोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटीरियर साइड में है रोल, ये इंटीरियर पैक है और साथ ही जो है इंसर्ट किया गया है इस गॉज पीस को पोस्टीरियर साइड, जो नोज का जो पोस्टीरियर साइड है वहां तक जो है इंसर्ट किया गया है, ताकि ब्लीडिंग जो है थ्रोट से यानी कि जो फेरिंग्स होता है नेसोफेरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स में जा सकता है ब्लीडिंग जो है, तो हमारे थ्रोट से भी बाहर आ सकता है, तो वो ना हो इसके लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है एपिस्टैक्सिस का? तो हेमरेजिक शॉक हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ तो सेप्टिक शॉक हो सकता है, नीमो सेफेलस हो सकता है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर और गैस विद इन द क्रैनियल कैविटी, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वहां पे गैस प्रेजेंट हो सकता है, एयर जो है वो जा सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, या फिर सेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है, यानी कि जो हमारा सेप्टल रीजन है वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है, यानी टिश्यू का जो है वो सेलुलर डेथ या टिश्यू जो है वो नेक्रोस हो सकता है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से। न्यूरोजेनिक सिंकोप ड्यूरिंग पैकिंग ऑल्सो कॉल्ड vasovagal syncope, it is a sudden drop in heart rate and blood pressure leading to fainting, often in a reaction to stressful trigger। तो न्यूरोजेनिक सिंकोप हो सकता है ड्यूरिंग पैकिंग, जब नाक को पैक करेंगे डॉक्टर ब्लीडिंग के दौरान, तो पेशेंट जो है अचानक से उसका हार्ट रेट ड्रॉप हो सकता है और पेशेंट जो है फेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। ये जो है एक प्रकार का स्ट्रेसफुल ट्रिगर होता है, यानी कि अगर हम लोग का नाक को कोई बाहर से आके बंद करेगा तो स्ट्रेस में जाने की वजह से पेशेंट जो है सिंकोप में जा सकता है, यानी कि चक्कर आना, गिर जाना, फेंट होना, ये हो सकता है। इपीफोरा हो सकता है इज द ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑन टू द फेस, यानी पेशेंट का जो है इपीफोरा यानी कि बहुत ज्यादा आंख से आंसू आएगा फेस पे, तो ये जो है ये होगा अगर पैकिंग अप्लाई करेंगे तो ये सारा जो है आज हम लोग पढ़े हैं एपिस्टैक्सिस के बारे में। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है क्या? नोज ब्लीडिंग। मोस्टली ये 2 टाइप्स का होता है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। मोस्ट कॉमन जो टाइप है इसका है एंटेरियर, और पोस्टेरियर जो है वो अनकॉमन है, बट ये हो सकता है अगर कोई पेशेंट जो है उसको हार्ट डिजीज है या फिर हाइपरटेंशन वगैरह है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में भी आपको ये केस जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा, या फिर आप इससे सफर भी कर सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईएनटी जो आपका है उसमें हमेशा जो है क्वेश्चन जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इससे हमेशा बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।